मानव की हर हरकत हद में स्वतंत्रता, जेहन और जद में स्वतंत्रता, हर आशय का अभिप्राय स्वतंत्रता, भटकी हुई राह का साहिल और जीवन की चाहत स्वतंत्रता। नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी, राजस्थान सरकार वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं प्रमुख अवधारणाएं। राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोगों ने न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता के बारे में तथा धर्म के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं स्वतंत्रता और समानता के बारे में, यानी लिबर्टी और इक्वलिटी के बारे में। ये आप लोगों की पाठ्य पुस्तक का 4th चैप्टर है और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। स्वतंत्रता अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का समानार्थक शब्द है और ये जो लिबर्टी शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है। लिबर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कोई प्रतिबंध नहीं हो, मुक्ति हो, पूर्णतः आज़ादी हो। इसी प्रकार से स्वतंत्रता का जो शब्द है उसके दो टुकड़े करके यानी संधि विच्छेद करके या विभाजन करके देखें तो वह मुख्यतः दो शब्दों से बना है, स्व और तंत्र। स्व से तात्पर्य होता है स्वयं और तंत्र से तात्पर्य होता है शासन, यानी स्वयं का शासन, स्वयं पर स्वयं का शासन, किसी अन्य का नियंत्रण नहीं हो, यानी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। बच्चों, स्वतंत्रता एक ऐसी आकांक्षा है, एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसा तत्व है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। आप और मैं ही नहीं, कोई भी जीव, कोई भी जंतु यानी पशु और पक्षी भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्वतंत्रता एक शब्द मात्र नहीं है, यह एक आंदोलन है और इस आंदोलन ने विगत 6 शताब्दियों से विश्व में उथल पुथल मचा रखी है। विश्व का इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से अटा पड़ा है जिनका प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति रहा है। चाहे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष हो, या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, या दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संघर्ष हो। इस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का आकांक्षी रहता है, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। स्वतंत्रता को हम भली प्रकार से समझ सकते हैं उसकी विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करके। तो आइए स्वतंत्रता के बारे में विचारकों ने किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समझौतावादी विचारक जीन जैक्स रूसो के विचार। ये कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यानी जब प्रकृति में मनुष्य जन्म लेता है तो वह स्वतंत्रता पूर्वक जन्म लेता है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। लेकिन शैने शैने जैसे ही वह समाज में सामाजिकरण या सहभागिता के दौर में आता है, समाज में प्रवेश करता है, तो उस पर अनेक प्रकार के बंधन, जिन्हें उन्होंने जंजीरें कहा है, यानी जो जकड़ लेते हैं। जैसे बालक जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र है, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम, उसका गोत्र, उसके पिता का नाम, उसकी जाति, उसका वर्ण, उसका निवास स्थान, अनेक प्रकार की जंजीरें उसे जकड़ लेती है। इस प्रकार से रूसो कहता है कि व्यक्ति प्रकृति में स्वतंत्र जन्म लेता है और ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं कि जिसे राज्य की अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था स्वीकार किया गया है। प्राकृतिक अवस्था के रूप में व्यक्ति स्वतंत्र होता है और किसी प्रकार का कोई बंधन उस पर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह क्या होता है, अनेक बंधनों में, अनेक जंजीरों में जकड़ जाता है। इसी प्रकार से अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी पैट्रिक हेनरी ने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। इन्होंने स्वतंत्रता को लोकतंत्र का बीज मंत्र भी कहा है और कहा है कि स्वतंत्रता अपरिहार्य है, इतना आवश्यक तत्व है कि जिसके बिना जीवन भी संभव नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा है कि मुझे या तो स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। इनके कथन से परिलक्षित होता है, यह मालूम होता है कि स्वतंत्रता मनुष्य जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख राजनीतिक विचारक बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जन्म सिद्ध, जन्म के साथ ही मुझे यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि मैं अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक
निर्वहन करूं, और यदि प्राप्त नहीं होती है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, संघर्ष करूंगा, मैं उसे येन केन प्रकारेण प्राप्त करूंगा। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार से इतिहासकार रिची कहते हैं कि जीवन के अधिकार के बाद स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जा सकता है। यानी जीवन जीने के अधिकार के बाद यदि कोई अधिकार महत्वपूर्ण है तो वह अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी पहली बात तो होती है व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व होना, व्यक्ति का होना, और यदि व्यक्ति है तो उसके बाद दूसरी बात या दूसरा तत्व जो आवश्यक है वह है स्वतंत्रता, इतिहासकार रिची के शब्दों में। इसी प्रकार आदर्शवादी विचारक हिगल ने कहा है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। आदर्शवादी विचारक हिगल हैं, यानी यह मानते थे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर राज्य के रूप में उतर कर आए हैं, अतः राज्याज्ञा का पालन करना चाहिए। तो राज्याज्ञा का पालन करने पर इतना इस प्रकार से जोर दिया कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। अपनी मनमर्जी करना स्वतंत्रता नहीं है, राज्य की आज्ञा का पालन करना। इसी प्रकार से सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन यानी अधिक शासन, अधिक कानूनों का पालन करना, अधिक नियमों का अनुसरण करना। तो ये सब चीज़ें एक तरफ और स्वतंत्रता एक तरफ, क्योंकि यह अति शासन का विलोम है। इसी प्रकार से मैकिन कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यानी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। मैकिन के शब्दों में अतार्किक प्रतिबंध, ऐसे प्रतिबंध जो अनुचित हैं उनका नहीं होना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता प्रतिबंध तो मांगती है लेकिन अतार्किक प्रतिबंधों के रूप में। इस प्रकार से विचारकों ने अपने अपने विचारों में स्वतंत्रता को स्पष्ट किया है, स्वतंत्रता को समझाने का प्रयास किया है। इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि वास्तव में मानव इतिहास की महत्वपूर्ण खोज है स्वतंत्रता, जिसकी आकांक्षा हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर राष्ट्र को होती है, और उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए जीवन भर प्रयास करता रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्रता एक सर्वोच्च साध्य है और बाकी सभी तत्व इसके साधन हैं जो इसकी पूर्ति के लिए साधन रूप में, माध्यम रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जब इन परिभाषाओं का अध्ययन किया तो दो बातें निकल कर आई। कुछ विचारक तो कहते हैं कि प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, और कुछ विचारक कहते हैं कि प्रतिबंध होने चाहिए लेकिन तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए। इस आधार पर स्वतंत्रता को अर्थ के आधार पर दो रूपों में समझ सकते हैं। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। इस तरह से बच्चों स्वतंत्रता को अर्थ के आधार पर दो रूपों में समझ रहे हैं। ये स्वतंत्रता के रूप नहीं है, स्वतंत्रता को अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो रूपों में इसे समझ रहे हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता जो कहती है बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं होना ही स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना ही स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक विचारक हैं हॉब्स, रूसो और जे.एस. मिल, जिन्हें आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। हॉब्स, रूसो और जे.एस. मिल। इसके बाद में है लॉर्ड एक्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ और बेंथम। यानी जितने भी व्यक्तिवादी विचारक हैं वे नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है, अपना भला बुरा समझता है, तो राज्य को किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं करना चाहिए, उसे खुला छोड़ देना चाहिए प्रत्येक कार्य करने के लिए। और विशेषतः आर्थिक क्षेत्र में लेसेज फेयर की बात करता है, यानी नियंत्रण विहीन की बात करता है नकारात्मक स्वतंत्रता का यह है कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि व्यक्ति को पूरी प्रकार से नियंत्रण विहीन नहीं होना चाहिए, यानी स्वच्छंदता स्वतंत्रता नहीं है, कुछ उस पर प्रतिबंध होने चाहिए। ये प्रतिबंध युक्ति युक्त रूप में होने चाहिए ताकि सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। सकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि जिस प्रकार से आप अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहते हैं उसी प्रकार से करें
किस प्रकार से आप अन्य को स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं, यानी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग में आपके द्वारा कोई बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। इस प्रकार से स्वतंत्रता को यहाँ समानता के साथ जोड़ा गया है। सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख ध्येय है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, और नकारात्मक स्वतंत्रता केवल व्यक्ति को खुला छोड़ देने की बात करता है, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि व्यक्ति पर युक्तियुक्त प्रतिबंध होने चाहिए ताकि समाज में सभी स्वतंत्रता का उपभोग समान रूप से कर सके और व्यक्तियों का विकास हो सके। अब ये युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन स्थापित करता है? राज्य। इसके समर्थक विचारक हैं ग्रीन, इंपॉर्टेंट है, जॉन रॉल्स, महात्मा गांधी, लास्की, हिगल और बोसांके तथा बारकर। बच्चों, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक विचारक हैं जे.एस. मिल। इसी प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक विचारक हैं टी.एच. ग्रीन। यह दोनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को समझें। इससे थोड़ा सा आप लोगों को मैं इतिहास का एक एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चों, इतिहास में जब प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत शासन व्यवस्थाएं संचालित थी तो वह राजतंत्रात्मक थी। धीरे धीरे उन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप के अंतर्गत धार्मिक स्वरूप जुड़ गया, यानी धर्म का महत्व बढ़ गया। इसीलिए ईश्वरीय राज्य की अवधारणाएं इतिहास के अंतर्गत आई और धीरे धीरे अब उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक मिडिल वर्ग, मध्यम एक वर्ग, एक कड़ी आ गई जो थी सामंत, जागीरदार। अब सामंतों और जागीरदारों के द्वारा शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता था और वे राजा तथा जनता के मध्य मुख्य कड़ी का कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था इन सामंत और जागीरदारों के पास थी। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इन सामंतों, जागीरदारों और किसानों का रूप अब एक नए वर्ग के रूप में आ गया। अब एक उद्योगपति वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग आ गया। अब पूंजीपति वर्ग यह चाहता था कि ये जो राज्य नामक संस्था है वह हमारे अधिकारों में कम से कम दखल दे, हमारी व्यवस्था में कम से कम व्यवधान उत्पन्न करे, क्योंकि वे अपने हितों की पूर्ति करना चाहते थे। इसके कारण उन्होंने स्वच्छंद स्वतंत्रता यानी नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया कि हमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं चाहिए, किसी प्रकार का व्यक्ति को कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए और न होना चाहिए, उसे रोका टोका नहीं जाना चाहिए, और मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन जब ये पूंजीवादी विचारधारा अपने चरम पर आ गई तो इसके विरोध में एक प्रमुख विचारधारा आई जिसने पूरे विश्व को बदल के रख दिया, वह थी मार्क्सवादी विचारधारा। अब मार्क्सवादी विचारधारा का भय पूंजीवादी व्यवस्था को इस प्रकार से सताने लगा कि उसने अपना जो कट्टर स्वरूप ले रखा था उसमें कुछ संशोधन करना प्रारंभ कर दिया, और वे संशोधन इस रूप में स्वीकार किए कि युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। प्रतिबंध तो होने चाहिए, कम होने चाहिए, वह कैसे? युक्ति युक्त प्रतिबंध के रूप में कॉन्सेप्ट आया सकारात्मक स्वतंत्रता का। तो इस प्रकार से जब हम लोग वाद पढ़ेंगे, विचारधाराएं पढ़ेंगे, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद प्रमुख विचारधाराएं हमारे सिलेबस में है, जब हम इन्हें पढ़ेंगे तब इसे अच्छी प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो जब नकारात्मक स्वतंत्रता का जो ये रूप था वह परंपरागत उदारवाद का था, और जो ये सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है वह था आधुनिक उदारवाद। इसके माध्यम से उदारवाद ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। यहाँ पर प्रतिबंधों का अभाव था और यहाँ पर युक्ति युक्त प्रतिबंध स्वीकार कर लिए गए। नकारात्मक स्वतंत्रता का कहना है कि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपना भला बुरा सब समझता है, वह एक विवेकशील प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है, अपने शरीर और मन का स्वामी होता है। और इसी प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर वर्गों को आगे नहीं आने देती है, सब लोगों का समानता के साथ विकास नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। बच्चों, स्वतंत्रता की जो अवधारणा है न तो प्राचीन समय में थी और न ही मध्यकाल में थी, यह आधुनिक अवधारणा है। और जैसे जैसे लोकतंत्र
शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत मजबूत होता गया, वैसे वैसे इस अवधारणा की मांग बढ़ती गई। यानी समस्त राष्ट्रों का प्रमुख ध्येय स्वतंत्रता प्राप्ति करना हो गया और जनता का भी प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति करना हो गया। अब हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पहले नकारात्मक स्वतंत्रता को पढ़ेंगे, उसके पश्चात सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। J.S. मील ने अपनी महत्वपूर्ण कृति ऐसे ऑन लिबर्टीन जो 1859 में प्रकाशित हुई, उसमें स्वतंत्रता को स्पष्ट किया है। J.S. मील के शब्दों में ही स्वतंत्रता को समझते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। J.S. मील कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। ये व्यक्तिवादी विचारक थे। इनका मानना था कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति के जीवन में रोक टोक होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। इसी प्रकार से दूसरा है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी होता है, अतः शरीर और मन को प्रभावित करने वाले या उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उनके संबंध में निर्णय करने का अधिकार व्यक्ति को ही होना चाहिए। किसी और को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसे क्या प्राप्त होनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगली बात कहते हैं कि सभ्यता का विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है, और जब स्वतंत्रता मिलेगी तभी सभ्यता का विकास हो सकता है। अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं कि सभ्यता के विकास का प्रमुख कारक व्यक्ति होता है, और व्यक्ति जब स्वतंत्रता पूर्वक अपने सभी कार्य कर पाएगा तभी सभ्यता का विकास हो पाएगा। इसी प्रकार से J.S. मील कहते हैं कि व्यक्ति के जो निजी कार्य हैं, निजी क्षेत्र हैं, उसमें तो किसी प्रकार की कोई दखल होनी ही नहीं चाहिए। यानी निजी कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय करने तथा दूसरों के साथ संबंध बनाने के क्षेत्र में निर्बाध छोड़ देना चाहिए। किसी प्रकार का कोई व्यवधान या बाधा नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति के ये निजी मामले हैं। अंतःकरण, विचार, धर्म और किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित करना या व्यवसाय या उद्यम करना, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले हैं। राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मील की तरह हॉब्स भी कहते हैं कि स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध यानी रोकथाम या नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। सर्वथा निरोध और नियंत्रण तो होने ही नहीं चाहिए स्वतंत्रता के मार्ग में। इसी प्रकार से हेयक कहते हैं, जो समुदायवादी विचारक थे, स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना। बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना, जो बाध्यता होती है उन्हें ही प्रतिबंध कर दिया जाए, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाध्यताएं, रुकावटों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, यानी उन्हें रोक दिया जाए। इस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ मान्यताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं, कुछ आवश्यक तत्व जो नकारात्मक स्वतंत्रता को समझाने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। पहला है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहिए और इन्हें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की प्रमुख मान्यताएं क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता की प्रमुख मान्यताएं क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ किस रूप में है, यानी इसके दो रूप कौन कौन से हैं, प्रमुख समर्थक विचारक कौन से हैं, या कोई एक परिभाषा पूछ ली जाती है कि इस परिभाषा को आप स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता किस रूप में प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से स्वतंत्रता बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के प्रैक्टिकली यूज़ भी आता है, और दूसरा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ साथ इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए और मुझे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। पहला है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जैसा मैंने जिक्र किया कि J.S. मील कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, और प्रतिबंध न होना ही क्या है? स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, तो राज्य का कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, और सीमित इस रूप में कि राज्य को केवल कुछ महत्वपूर्ण कार्य ही करने चाहिए, जैसे सुरक्षा संबंधी कार्य।
जैसे सेना और पुलिस का जो कार्य है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए और समाज की सुरक्षा करने का कार्य, ये कार्य ही केवल राज्य को करना चाहिए, क्योंकि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही अच्छी होती है। कम से कम शासन से तात्पर्य है कि कम से कम कानून या नियम जनता पर आरोपित हो। व्यक्ति को नियम और कानून नियंत्रित करते हैं, बांधते हैं, उसके व्यक्तित्व को कमज़ोर करते हैं, ये मानना है नकारात्मक स्वतंत्रता का। इसलिए वह सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे और राज्य को केवल सुरक्षा संबंधी या जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए वे ही करने चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, जैसे समाज में शांति बनाए रखना और सुरक्षा संबंधी कार्य। बाकी समस्त कार्यों व्यक्ति को करने देने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का व्यवधान राज्य के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, किसी प्रकार के कोई कानून या नियम ऐसे नहीं होने चाहिए जो व्यक्ति को नियंत्रित करते हों। इसी प्रकार से खुली प्रतियोगिता का समर्थन करते हैं, यानी प्रतियोगिता कैसे होनी चाहिए व्यक्तियों के मध्य? खुली। राज्य के द्वारा किसी प्रकार का प्रतियोगिता को कोई समर्थन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ बात हो रही है सर्वाइवल फिटेस्ट, यानी जो योग्य होगा वह आगे बढ़ जाएगा, जीवित रहेगा, और जो अयोग्य होगा, कमज़ोर होगा, पिछड़ जाएगा या नष्ट हो जाएगा। यानी उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यतम उत्तरजीविता के सिद्धांत की बात करते हैं, सर्वाइवल फिटेस्ट की बात करते हैं कि खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। अब जैसे कि उदाहरण स्वरूप खेल प्रतियोगिता है, वहाँ रनर्स को दौड़ना है तो वहाँ सब लोग खड़े हो जाएंगे जिनको दौड़ना है, और खुली प्रतियोगिता जो योग्य है वह आगे निकल जाएगा। इस प्रकार से ये बात की जा रही है आर्थिक क्षेत्र की, मानव विकास की, कि आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। व्यक्ति के विकास से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनमें खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य यदि संरक्षण कर लेता है तो उससे व्यक्ति खुले रूप में अपना विकास नहीं कर सकते, अपने विकास अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रतियोगिताएं कैसे होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए, और जो योग्य हैं वे इन खुली प्रतियोगिताओं से आगे बढ़ जाएंगे और जो कमज़ोर हैं वे पिछड़ जाएंगे। राज्य समर्थित जो संरक्षण है वह व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं होता है। जैसे वर्तमान समय में आरक्षण है, सब्सिडी है, पेंशन है या आर्थिक लाभ की कोई योजनाएं हैं, इनके ये दुर्विरोधी हैं। ऐसी स्थितियां, ऐसे लाभ और ऐसा संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इससे कारण क्या होता है? कमज़ोर वर्ग आगे आ जाता है। और ये तो कहते हैं प्रतियोगिताएं कैसी होनी चाहिए? खुली, जिसमें योग्य है वह आगे बढ़ जाएगा और कमज़ोर को आगे लाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे होंगे, जैसे मैंने बताया कि ये परंपरागत उदारवादी विचारक है और ये अपनी पूंजी का आर्थिक क्षेत्र में स्वयं के नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। इसके कारण किसी और को आगे बढ़ने की बात ही नहीं करते थे। लेकिन जब मार्क्सवाद आया और कमज़ोर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का हित लेकर आया, तो धीरे धीरे इस रूप को अपना स्वरूप परिवर्तित करना पड़ा और यह आया आधुनिक उदारवाद के रूप में। इस प्रकार से यदि नकारात्मक स्वतंत्रता का अवलोकन करें तो यह परिदर्शित होता है कि ये बातें जो हैं वह अतार्किक प्रतीत होती हैं। अतार्किक कैसे? कि व्यक्ति को यदि खुला छोड़ दिया जाए, खुली प्रतियोगिता की जाए, तो इस प्रकार से पैदल चलने वाला स्वतंत्र है कि वह रोड पर कहीं भी चले। तो अगर पैदल चलने वाला स्वतंत्र है तो जो गाड़ी चलाने वाला है वह भी स्वतंत्र है कि वह किसी भी तरह से गाड़ी चलाए। तो इस प्रकार से यह क्या समाज में व्यवस्था बना पाएगी? व्यवस्था नहीं। क्या समाज में पशुतुल्य अवस्था, अराजकता की स्थिति नहीं आ जाएगी? यह स्वच्छंदता इस रूप में है कि जो राज्य नामक व्यवस्था को नष्ट कर देती है, और कमज़ोर व्यक्तियों को ही नहीं, जो सशक्त व्यक्ति हैं वे लोग भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो जाएंगे। समाज और राज्य का पतन हो जाएगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था अतार्किक अवधारणा वाली है। दूसरी बात इसके लिए है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और समाज का अस्तित्व व्यक्ति के बिना और व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बिना संभव ही नहीं हो सकता। दोनों आपस में अंतर्निर्भर हैं। इस कारण से, इस सामाजिकता के गुण के कारण से, जब व्यक्ति एकला चलो की बात करेगा, केवल अपना विकास की बात करेगा, तो समाज का विकास कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
समाज पिछड़ेगा तो व्यक्ति तो पिछड़ेगा ही। इस प्रकार से जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह वर्तमान समय में समीचीन प्रतीत नहीं होती। यह किसी एक पक्ष, एक वर्ग की पैरवी करती हुई नजर आती है, परंतु एक वर्ग के हितों के माध्यम से ही संपूर्ण समाज के हित नहीं साधे जा सकते। इसलिए यह जो अवधारणा है नकारात्मक रूप में वह असामयिक प्रतीत होती है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं स्वतंत्रता की सकारात्मक स्वरूप का। स्वतंत्रता का जो सकारात्मक स्वरूप है उसमें इसके अर्थ को समझते हैं। सकारात्मक स्वरूप कहता है कि व्यक्ति पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए, आवश्यक प्रतिबंध होने चाहिए, जहां आवश्यकता है वहां प्रतिबंध होने चाहिए। इसे समझाते हुए अमर्त्य सेन जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी कृति जिसका प्रकाशन 1999 में हुआ, डेवलपमेंट एज फ्रीडम के अंतर्गत कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय है क्षमताओं का विकास, व्यक्ति की योग्यताओं का विकास, और यह व्यक्ति की योग्यताओं का विकास तब हो पाएगा जब व्यक्तियों के कार्यों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होगा। युक्ति युक्त प्रतिबंध होने के कारण स्वतंत्रता का उपभोग समानता के आधार पर किया जाएगा और जिसके माध्यम से ही व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास हो सकता है। इसी प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख पैरोकार टी.एच. ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने योग्य और भोगने योग्य हैं। यानी जो करने योग्य हैं और भोगने योग्य हैं। भोगने क्या? स्वतंत्रता और अपने कार्यों का परिणाम, और जिनका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ उपभोग किया जा सके। यानी स्वतंत्रता इस रूप में स्वीकार की जानी चाहिए जिस रूप में आप अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, क्या अन्य व्यक्ति को भी उसी रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है अथवा नहीं। जैसे आप लोगों को अधिकार है कि आप अपना मनोरंजन करो। अब आप संगीत सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो आपने फुल वॉल्यूम किया और सुनने लगे, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन आपका जो पड़ोसी है उसको स्वतंत्रता है कि वह किसी परीक्षा में बैठे और उसमें उत्तीर्ण होए, सफल होए, तो उसके लिए वह तैयारी कर रहा है। तो आपकी स्वतंत्रता से उसकी स्वतंत्रता में कहीं बाधा हो रही है? हाँ, तो यह बात कह रहे हैं ग्रीन कि जो करने योग्य और भोगने योग्य है उसी का नाम है स्वतंत्रता, और यह उसी रूप में भोगी जा सकती है। स्वतंत्रता का उस रूप में उपभोग किया जा सकता है जिस रूप में आप अपने लिए उपभोग करना चाहते हैं, और जिस रूप में आप अपने लिए उपभोग कर रहे हैं क्या उसी रूप में अन्य व्यक्ति भी उपभोग कर रहा है अथवा नहीं। मैंने बताया ही है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप समानता के साथ स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है। इस प्रकार से स्वतंत्रता की कुछ सकारात्मक रूप की मान्यताएं हैं। इसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। अब इसके अंतर्गत युक्ति युक्त प्रतिबंध किस रूप में, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है अपना मनोरंजन करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, लेकिन यदि आपके मनोरंजन के इस कार्य को थोड़ा सा नियंत्रित कर लिया जाए कि आपका जो ये मनोरंजन है उसके जो माध्यम है उसकी वॉल्यूम कम कर दी जाए, ताकि जो आपका पड़ोसी एग्ज़ाम दे रहा है वह अपने स्वतंत्रता का उपभोग कर सके और आप अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इस प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता की पहली मान्यता है युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। जहां आवश्यकता है वहां व्यक्ति को रोका टोका जाना चाहिए ताकि सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का समानता के साथ उपभोग कर सके, क्योंकि व्यक्ति और समाज के हित परस्पर निर्भर होते हैं, आपस में अंतर निर्भर होते हैं समाज और व्यक्ति। व्यक्ति के विकास में समाज का विकास, व्यक्ति के हित में समाज का हित, और समाज के विकास और हित में व्यक्ति का हित निहित है। इसलिए अंतर निर्भरता तब आती है जब ये एक दूसरे के सहायक के रूप में स्वतंत्रता का उपभोग करें। समाज में सभी व्यक्ति रहते हैं, सभी व्यक्ति स्वतंत्रता का समानता पूर्वक उपभोग कर सकें उस स्थिति में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य का पालन करने में है। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है। सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि कानून का पालन करना ही सही स्वतंत्रता का उपभोग है, क्योंकि कानून क्या होते हैं, सभी के लिए समान होते हैं। यानी कोई अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है
या कोई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है तो वहाँ पर उस राजा और अधिनायक की मनोदशा पर निर्भर करता है कि वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन यदि कानून है तो वे सबके साथ समान व्यवहार करेंगे और समानता होगी तो वह वास्तव में स्वतंत्रता होगी। यानी कानून का पालन करने में ही सही स्वतंत्रता का उपभोग हम लोग कर सकते हैं। अब जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वे लोग कहते हैं कि प्रतियोगिताएं खुली होनी चाहिए, मानव का विकास खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही हो सकता है और जो योग्य होगा वह आगे बढ़ जाएगा और जो अयोग्य और कमज़ोर होगा वह पिछड़ जाएगा। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी गई, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी गई और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जो उसको प्रदान की गई सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं, वे निरर्थक हैं। व्यक्ति को मतदान का अधिकार है राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत। नागरिक होने के नाते उसे घूमने फिरने, व्यापार उद्यम करने, अवसर की समानता प्राप्त करने आदि का अधिकार है। लेकिन उस व्यक्ति के पास में 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी नहीं है, अपना और अपने परिवार का स्वाभिमान पूर्वक भरण पोषण करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसी स्थितियां ही नहीं है, तो क्या उसे प्रदान की गई ये राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं किसी काम की हैं? नहीं है, निरर्थक है, केवल बातें हैं। तो आवश्यक है सबसे पहले व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति हो, उसे उसके पास इतने आर्थिक संसाधन हो, उसका आर्थिक स्तर इतना मजबूत हो कि वे अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को तो पूरा कर सके, स्वयं का और परिवार का भरण पोषण तो कर सके, तब जाकर हम लोग राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक स्वतंत्रता जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं निरर्थक हैं और खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से कमज़ोर व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें सहारा देना पड़ता है, उन्हें संरक्षण देना पड़ता है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों की स्वतंत्रता के उपभोग के अधिकार को भी स्वीकार करें, यानी मान्यता दें, क्योंकि स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करना और राज्य का प्रमुख दायित्व है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति अपना विकास कर सके, सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। वो तो भीड़ में दौड़ना होगा और भीड़ में दौड़कर कमज़ोर व्यक्ति और कमज़ोर हो जाते हैं, उनका दमन हो जाता है, उनका शोषण हो जाता है। इस प्रकार से जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका मानना है कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य समाज में कल्याण स्थापित करना है और सभी वर्गों का उत्थान करना है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता एक कल्याणकारी व आदर्शवादी विचारधारा का पैरवी करती है, क्योंकि यह चाहती है कि जो भी वंचित वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, दमित वर्ग हैं या समाज में हाशिए से दूर हैं, उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, मुख्य पृष्ठभूमि में जोड़ा जाए, ताकि सभी का विकास हो सके और व्यक्ति और समाज दोनों पूरक बनकर एक दूसरे का विकास कर सके। न कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो कि पशु तुल्य स्वतंत्रता की बात करती है, जिस प्रकार से 2 जानवरों को खोल दिया जाए और दोनों ही स्वतंत्र हैं तो आपस में लड़ने भिड़ने लग जाए, तो वह स्वतंत्रता कभी भी सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकती, एक उन्नत और विकासशील समाज का निर्माण नहीं कर सकती, एक सुदृढ़ और मजबूत लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकती। तो आइए एक बार पुनः रिवीजन करते हैं हम लोग सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत मूलभूत अंतर क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए
और सकारात्मक स्वतंत्रता का कहना है कि राज्य का कार्य क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार के संरक्षण को नकारती है, यानी सरकारी संरक्षण का विरोध करती है, और सकारात्मक स्वतंत्रता संरक्षण का समर्थन करती है, जिसके माध्यम से वंचित या कमजोर वर्गों का भी विकास हो सके। इसके कारण नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, जबकि इसके विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि राज्य समर्थित प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, जिसमें कमजोर वर्गों को राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता है वह व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता है वह आदर्शवादी कल्याणकारी विचारधारा से संबंधित है, जिसका प्रमुख ध्येय है समाज में सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का उत्थान करना, उनकी क्षमताओं का विकास करना। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने स्वतंत्रता के अर्थ को समझा, उसके नकारात्मक रूप में और सकारात्मक रूप में। अगले वीडियो में स्वतंत्रता के रूप और प्रकार के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।